नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारे बीकॉम पार्ट 1 के पाठ्यक्रम में जो लोकोक्ति और मुहावरे दिए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो तुम्हें याद होगा कि पिछले पीरियड में हमने लोकोक्ति का अध्ययन किया था, अर्थात लोकोक्ति क्या होती है, किस तरह से व्यवहार में प्रचलित होती है और किस तरह से आम बोलचाल में उसका उपयोग किया जाता है, इस पर हमने अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे मुहावरे। तो मुहावरे जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, मुहावरे यानी जो मुंह पर एकदम आ जाए, अर्थात जो वाक्यांश अपने अर्थ के स्थान पर किसी विशेष लक्षणार्थ का बोध कराए। किसी विशेष लक्षणार्थ का जब वो बोध कराता है तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा शब्द का अभिप्राय है कि मुंह पर चढ़ी हुई बात या कि मुंह पर चढ़ा हुआ कथन, अर्थात किसी उक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए जो विशेष प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं या जो विशेष प्रकार के प्रयोग अपनाए जाते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। सामान्य लोगों की बोलचाल में ये प्रयोग अब अनायासी मुंह पर आ जाते हैं या कि मुंह पर चढ़े होते हैं, यानी बिल्कुल जैसे बातचीत चल रही होती है तो बगैर सोचे समझे उनके मुंह से अनायासी निकल जाता है। तो जैसे हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हो, हमने कितनी बार तुम्हें समझाया है ना कि तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंगती है, लगता है तुमने कानों में तेल डालकर रखा है ना, इस तरह से। लेकिन जब हम कोई काम की बात तुमसे करते हैं या जब हम कोई काम की बात तुम्हें बताते हैं तो मानो तुम्हें सांप सूंघ जाता है इत्यादि। इस तरह से जब हम बोलते हैं मतलब बात करते करते ही अनायासी हमारे मुंह पर आ जाता है तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे सामान्य व्यवहार में प्रचलित जो बात है वो इस प्रकार से संक्षिप्त वाक्यांश भाषा में एक अनोखा चमत्कार ला देता है ना। यानी हमें ढेर सारा बोलने की बजाय, बहुत सारी बात बोलने की बजाय अगर बहुत संक्षिप्त में कहनी हो तो हमने एक मुहावरा बोल दिया कि बात बन जाती है, सामने वाला व्यक्ति उसका पूरा अर्थ समझ लेता है। जैसे इसका कारण यह है कि मुहावरे के रूप में प्रयुक्त जो शब्द है वो कैसे होते हैं, सीधे साधे अर्थ की बजाय एक विशेष प्रकार का लाक्षणिक अर्थ रखते हैं, मतलब उसको बोल देने के बाद में बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे अंधे की लकड़ी। अब अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा, एकमात्र आसरा। तो उसको कह सकते हैं कि भाई उनका इकलौता पुत्र ही उनके लिए एकमात्र उनका सहारा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अर्थात स्वयं की स्वयं से ही प्रशंसा करना। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी बात करता रहता है या अपने बारे में बताता रहता है अपनी प्रशंसा। हम क्या कहेंगे, अरे उस अमुक व्यक्ति को तो आदत है अपने मुंह से अपने मियाँ मिट्ठू बनने की। उसी प्रकार से अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात केवल अपना ही स्वार्थ सीधा करना। तो हम देख रहे हैं कि आजकल लोग समाज सेवा के नाम पर केवल अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। आंख पर बिठाना, बहुत आदर करना। हमारे प्रधानमंत्री देश में जहां भी जाते हैं लोग उन्हें आंखों पे बिठा लेते हैं। आंखों में धूल झोंकना, किसी को बहाना बनाने में या किसी को बहकाने में या किसी को धोखा देने में सफल हो जाना। चोर सबकी आंखों में धूल झोंककर भाग गया, आकाश पाताल एक करना, अर्थात बहुत प्रयत्न करना। चुनाव जीतने के लिए उसने आकाश पाताल एक कर दिया। ईंट से ईंट बजाना यानी पूरी तरह से नष्ट कर देना। यदि किसी ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलना। अरे पहले तो आप हमेशा हमारे घर आते थे, अब जब से कोरोना आया तब से ऐसा लग रहा है मानो आप ईद के चांद हो गए। उंगली पर नचाना, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाना, यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करवाना। तो देश के बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो राजनेताओं के उंगलियों पर नचाते रहते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना, किसी के भी मन की बात को जान लेना, भांप लेना। आप उससे कुछ नहीं छिपा सकते हैं, वह तो उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं। कान काटना, बहुत चालाक होना। अरे भाई इससे जरा बच के रहे ना, वो बड़ों बड़ों के कान काट लेता है। गागर में सागर भरना, अर्थात
कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। सफल साहित्यकार वही होता है जो गागर में सागर भर देता है। कान पर जू तक न देना, जैसे कि अभी हमने इसका उदाहरण लिया था कि बात पर ध्यान न देना। कानों में तेल डाल लेना या कि कानों में रुई डाल लेना, इसका भी अर्थ होता है बात पर ध्यान न देना। मैंने आपको कई बार पुकारा पर आपने तो कानों में तेल डाल लिया है, या क्या आपने कानों में रुई डाल रखा है। कोल्हू का बैल होना, लगातार बहुत परिश्रम करना। वह बेचारा कोल्हू का बैल बना होता है किंतु फिर भी उसका निर्वाह नहीं हो पाता है। घी के दिए जलाना अर्थात बहुत प्रसन्न होना। जिस दिन भी मेरा व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा उस दिन मैं घी के दिए जलाऊंगा। घोड़े बेचकर सोना अर्थात बेफिक्र हो जाना, निश्चिंत हो जाना। मैंने सारा प्रबंध कर लिया है, आप घोड़े बेचकर सोइए। यानी हम बातचीत के दौरान किसी को जब बोलना होता है तो उस समय बताते हैं। चिकना घड़ा होना, किसी भी बात का प्रभाव न पड़ना या कि किसी भी बात का असर न होना। वह तो चिकना घड़ा है, उस व्यक्ति को उपदेश देकर कोई मतलब नहीं है। अर्थात आप उसको चाहे जितना कुछ बता दो लेकिन उसके ऊपर आपकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। टांग अड़ाना, अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना। जब इस दोनों सारा काम कर लेते हैं या कि देख रहे होते हैं तो हमें टांग बीच में नहीं अड़ानी चाहिए। अर्थात टेढ़ी खीर होना, कठिन कार्य है ना। मेरे लिए कलाम साहब का अंग्रेजी का भाषण समझना बहुत कठिन कार्य है ना। हालांकि वैसा है नहीं, लेकिन हम बोलते समय इस तरह से बोल जाते हैं। टोपी उछालना, अपमानित करना। कुछ मंचले या कि कुछ नवयुवकों को आदत होती है बुजुर्गों की टोपी उछालने की। तारे गिनना अर्थात नींद न आना, जागते रहना। जब से मेरा व्यवसाय बंद पड़ा है तब से रात भर मैं तारे गिनते रहता हूँ। अर्थात चिंता की वजह से मुझे नींद नहीं आती, चाहकर भी नींद नहीं आती। तिल का ताड़ बनाना यानी बहुत साधारण सी बात है, लेकिन उसको बताते समय हम इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, चेहरे के हाव भाव वगैरह ऐसे करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते नहीं है, बस अंदाज से बोल देते हैं। अच्छा वो बस ये जो हमने बोला इसका मतलब ही क्या हुआ कि कुछ तो भी हमने वहां पर इस तरह का वातावरण निर्माण कर दिया कि नहीं कुछ गड़बड़ है। तो वैसे तिल का ताड़ बनाना यानी बहुत साधारण सी बात को इस तरह से बताना। अब मान लीजिए किसी ने कोई बात करना, अच्छा उस व्यक्ति ने बात कही है क्या, कोई बात नहीं, उस व्यक्ति की बात का कोई ज्यादा आप इतना मतलब विचार मत करिए, क्योंकि उसे तो आदत है तिल का ताड़ बनाने की, या कि राम का स्वभाव ही है तिल का ताड़ बनाने की। वो छोटी सी बात को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के बताता है कि हमको बहुत कुछ लगने लगता है, जबकि वैसा कुछ रहता नहीं है। दांत खट्टे करना अर्थात बुरी तरह से पराजित कर देना, परास्त कर देना, हरा देना। भारतीय सैनिकों ने युद्ध के दौरान शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। अब जब हम बताते रहते हैं हमारे भारतीय सैनिकों के बारे में, हमें बताना होता है कि वो इतने पराक्रमी हैं, तो हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे हमारे भारतीय सैनिक क्या है, उन्होंने तो शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। दांतों तले उंगली चबाना या कि दांतों तले उंगली दबाना अर्थात बहुत ज्यादा आश्चर्य व्यक्त करना। जादूगर का कमाल देखते ही सब लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अब वो जादूगर था या उसने हाथ की सफाई की या जो भी किया, या कुछ कार्य ऐसा हो रहा है जिसको कि हमने देखे तो हम एकदम से दांत के तले उंगली दबा लेते हैं कि आश्चर्य व्यक्त करते हैं। नमक मिर्च लगाना, ये तो बहुत साधारण सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। हम लोग देखते हैं हमारे समाज में कि कुछ भी इतनी सी बात हो तो वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे तक जाए तक वो बात का स्वरूप ही बदल जाता है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि कोई घटना घट जाए तो बहुत बार हम कहते हैं कि ये पत्रकारों को या कि पेपर वालों को आदत ही होती है किसी भी घटना को नमक मिर्च लगा के पेश करने की। नानी याद आना अर्थात कठिनाई का अनुभव होना। तो हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम वर्ग पहेली छुड़ा रहे हैं, हमारे
हिंदी के पाठ्यक्रम में 11-12 में वर्ग पहेली दी होती है, तो वर्ग पहेली हम छुड़ा रहे होते हैं। तो वर्ग पहेली छुड़ाना मतलब आड़े आड़े और खड़े दोनों तरह के शब्द दिए होते हैं, और उसमें बहुत बार क्या होता है कि वो शब्द सोचना पड़ता है। तो उस समय हम बोल सकते हैं कि अरे वो वर्ग पहेली छुड़ाते छुड़ाते मुझे मेरी नानी याद आ गई। अर्थात 9-2-11 होना, यानी एकदम से वहां से भाग जाना। तो हम जैसे देखते हैं ना कि कोई एक्सीडेंट हो और एक्सीडेंट में जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है वो व्यक्ति मौका मिलते ही वहां से चला जाता है, तुरंत भाग जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, अरे वो व्यक्ति ने अभी भी एक्सीडेंट किया, पता नहीं कहा 9-2-11 हो गया। कहने का मतलब क्या, वो जल्दी से वहां से भाग गया। पानी पानी होना, अर्थात लज्जा का अनुभव करना। अब जैसे हम बोलते हैं, बहुत बार बोलते समय कि अच्छा वो मेरा मित्र है, क्या बताए यार, उसने ऐसा कुछ कार्य किया है ना कि सच में मैं तो पानी पानी हो गया। तो अपने को क्या लगेगा, पानी पानी होना है, बर्फ था उसका पानी पिघल गया? नहीं, पानी पानी होने का अर्थ है यहाँ पर कि लज्जित हो जाना, अर्थात मैंने बहुत शर्मिंदगी महसूस करना। तो हम कह सकते हैं कि भाई मेरे मित्र की जो करतूत थी या कि मेरे मित्र का जो कारनामा था उसकी वजह से मैं शर्मसार हो गया या कि मैं पानी पानी हो गया। उसी प्रकार से आपने देखा होगा, हम बहुत बार बोलते हैं कि कोई व्यक्ति सब ठीक ठाक दिख रहा हो उसका कारोबार, तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई आपकी क्या बात है, आपकी तो 5 उंगली घी में है। तो ये जो 5 उंगलियां घी में होना हम बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा लाभ होना। तो हम बोल सकते हैं कि अरे मेरा मित्र है ना, उसके पापा मंत्री बन गए हैं, तो अब क्या कहना है उसका, उसकी तो 5 उंगली घी में ही है। उस प्रकार से पीठ दिखाना, पीठ दिखाना मतलब हम इसको हार कर भाग जाना या कि पराजय स्वीकार कर लेना, इस अर्थ में बोलचाल में उपयोग में लाते हैं। तो हम कहते हैं कि सच्चे वीर लड़ते लड़ते मर जाएंगे लेकिन वो पीठ नहीं दिखाएंगे। क्योंकि पीठ दिखाना मतलब पराजय स्वीकार कर लेना, तो जो सच्चा योद्धा होगा वो ऐसा कभी नहीं करेगा। हम बोलते हैं ना, अच्छा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अर्थात बहुत ही सरल कार्य। तो जब हम काम कर रहे होते हैं, किसी ने मुझे कोई काम सौंपा है और वो काम मेरे पसंद का है या कि पसंद का नहीं भी है लेकिन मैं उसको सरलता से कर पाऊंगी, तो मैं कहूँ अच्छा आपने ये काम मुझे दिया है क्या, कोई बात नहीं है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मतलब इसके बोलने से क्या महसूस हुआ कि ये जो काम आपके द्वारा किया जा रहा है ये कोई कठिन नहीं है, मैं बहुत सहजता से उस काम को कर सकती हूँ। उसके बाद में मुंह में पानी भराना, अर्थात मन ललचा जाना। तो अब मान लीजिए जैसे हमने देखा कि हमारे मित्र काजू कतलियां खा रहे हैं, मैंने काजू कतली को देखा और वो लोग खा रहे हैं, खाते हुए देखा कि मेरे मुंह में पानी भर आया, अर्थात मन ललचा जाना, मैं लालायित हो जाती हूँ ना, तो उस अर्थ में कहा उन्होंने मुंह में पानी आना। लकीर का फकीर होना, अर्थात जो भी पुरानी बात है उसको बिना सोचे समझे मान लेना या किसी बात पर अंधा विश्वास कर लेना। जैसे कि आज हम देख रहे हैं हमारे समाज में कई ऐसी लोक रीतियां हैं, कई रूढ़ियां हैं जिन रूढ़ियों का कोई मतलब नहीं है, बावजूद इसके हम उन रूढ़ियों को बगैर सोचे समझे, बगैर जाने जस की तस उसका पालन करते रहते हैं। तो उस समय व्यक्ति कहते हैं कि अच्छा हमने लकीर का फकीर नहीं होना है, मतलब जो चीज जैसी चली आ रही है उस पर हमने यूं ही विचार नहीं कर लेना है, तो उसको हमने अपने तार्किकता पे परखना है कि क्या जिस समय वो किया गया था, जिस समय वो बना था, उस समय के हालात वैसे होंगे, उस समय की परिस्थिति वैसी होगी, इसलिए वो बना होगा। लेकिन क्या आज भी वही परिस्थिति है, क्या आज भी वही हालात है? नहीं। तो फिर आज जब नहीं है तो हमने ये देखना चाहिए और अपने तर्क से उसका हमने उपयोग करना चाहिए। हाथ मलना, अर्थात बहुत ज्यादा पछतावा करना। हमें लगता है कि यार मैं मेरिट में आ सकती थी, काश थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया होता तो, लेकिन अब पछताए होत नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये हमारी लोकोक्ति है। तो अब पछता के कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब समय था आपके पास में, परिस्थिति थी आपके पास में, उस समय अगर आपने कर लिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। मतलब ये भी हमें भांपते आना चाहिए कि सही समय पर सही काम हमने करना चाहिए। गदगद होना, अर्थात बहुत खुश होना। तो हमने बचपन के, बहुत बार हम बोलते हैं ना कि मान लो कोई हमारा बचपन का साथी हमको मिल जाए
और हम देखते हैं उसको, अच्छा ये वो है क्या, और एकदम से हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो जो हमारा बचपन का साथी था उसको देखकर हम गदगद हो गए, कहने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा खुश हो गए। इस प्रकार से हमने देखा कि मुहावरों का जो भी प्रयोग है वो प्रयोग साधारण बोलचाल में, बोलचाल के अतिरिक्त, साधारण बोलचाल में तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसका प्रयोग साहित्य में भी होता है। आपने देखा होगा कविता है, कहानी है, इसमें भी उसका समय समय पर उपयोग किया जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जो भी साहित्यिक भाषा है वो हमारी साहित्यिक भाषा अधिक प्रभावी हो जाती है और प्रवाहमयी हो जाती है, और उसको सुनने के बाद में हमें बड़ी सरल और सहज लगती है। इसलिए किसी भी भाषा में मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और हमारी भाषा को आम बोलचाल में भी यदि हमें प्रभावी बनाना हो तो प्रभावी भाषा के लिए हमने मुहावरों का, लोकोक्तियों का उपयोग बीच बीच में करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी भाषा प्रभावी होगी। ठीक है, धन्यवाद।